केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध को भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए बताया एक सुनहरा अवसर। डिजिटल भारत अभियान के 5 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम को किया संबोधित। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, संयुक्त उद्यम समेत किसी भी राजमार्ग परियोजना में चीन की कंपनियों को हिस्सा लेने की नहीं मिलेगी अनुमति। आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। भारत और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने के लिए चरणबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर तेजी से आगे बढ़ने पर दिया जोर। भारतीय सेना और चीन की पीएलए की तरफ से वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने पहले भी की थी बैठक। आतंक के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्रालय ने यूएपी अधिनियम के तहत 9 व्यक्तियों को किया आतंकवादी घोषित। इनमें अधिकतर पाकिस्तान से संचालित होने वाले खालिस्तान समर्थित आतंकी संगठन से जुड़े हैं लोग। असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर। राज्य में बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या हुई 33। 21 जिलों में 14 लाख से अधिक लोग प्रभावित। 87,000 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन प्रभावित। राहत और बचाव का कार्य तेजी से जारी। सरकार ने कोविड-19 की जांच की प्रक्रिया की और भी आसान। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सिम्प्टोमैटिक और उनके संपर्क में आए लोगों के नमूनों की कैंपेन मोड में टेस्टिंग करने को कहा। रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए नमूनों की जांच कराने की दी सलाह। देश में कोरोना मामलों में रिकवरी दर करीब 60%। कोरोना के सक्रिय मामले हुए 2,20,114। 3,47,978 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से 17,400 मरीजों की मौत। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंची। और हांगकांग की स्थिति पर पहली बार भारत ने दिया बयान। मानवाधिकार परिषद में स्थिति पर दी जानकारी। भारत ने सभी संबंधित पक्षों से गंभीरता और सही तरीके से उचित कदम उठाने की जताई उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं असीम मिश्रा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के ऐप्स पर लगे प्रतिबंधों को भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए सुनहरा अवसर बताया है। कल डिजिटल भारत अभियान ने अपने 5 साल पूरे किए। 1 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा पहुंचाकर समावेशी विकास के लक्ष्य को पूरा करना है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भारत अभियान लॉन्च कर ग्रामीण इलाकों में पारदर्शिता और आधुनिक युग के सूचना के तेज माध्यम को गति दी। सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि अभियान का मकसद लोगों को सामर्थ्यवान बनाकर समावेशी विकास की नई रूपरेखा बनानी थी। डिजिटल इकोनॉमी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Digital economy is very empowering economy. And I have not the slightest doubt, ladies and gentlemen, that $1 trillion digital economy is simply achievable. डिजिटल भारत अभियान के तहत ई सर्विसेज को साल 2014 के मुकाबले 2,463 से बढ़ाकर मई 2020 तक 3,850 कर दिया गया है। 2014 के मुकाबले रोजाना होने वाले ई ट्रांजैक्शन भी 66 लाख से बढ़कर 16.3 करोड़ प्रतिदिन मई 2020 तक हो चुका है। डिजी लॉकर के जरिए 37 करोड़ डॉक्यूमेंट हैं। 125.7 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए हैं। डीबीटीएल के जरिए 1.7 करोड़ रुपए की बचत की गई है। डीबीटीएल के जरिए ही 426 योजनाओं के तहत 11.1 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। देश के 38.73 करोड़ जनधन खातों में 1.33 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों को दिए गए। रविशंकर प्रसाद ने चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मौके को भारतीय कंपनी बेहतरीन ऐप लॉन्च कर एक अवसर में बदल सकती हैं। In the wake of the ban which we have imposed, I don't want to go the details of it.
An emergency power has been exercised and the legal process has been followed. But I think it is a great opportunity. Can we come with good apps made by Indians? Atmanirbhar Bharat. Let the dependence on these foreign apps with their own agenda for a variety of reasons must stop. Let us take this as an opportunity that India will become a big center of made in India apps. रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि इसे 3 हफ्ते में ही विकसित किया गया था और आज 13 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत अभियान लगातार समावेशी और पारदर्शी समाज बनकर सामान्य जनमानस का जीवन बदल रहा है। और इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के भारत के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत का यह कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी आगे बढ़ाएगा। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देगी। इसमें चीन की कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने वाली कंपनियां भी शामिल होंगी। गडकरी ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश ना कर सकें। एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि नया फैसला मौजूदा और भविष्य की निविदाओं पर, टेंडर्स पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी परियोजना में शामिल कंपनी की सहयोगी चीनी कंपनी है तो उसके लिए पुनः निविदा निकाली जाएगी। गडकरी ने कहा कि सरकार घरेलू कंपनियों के लिए नियमों को आसान कर रही है ताकि वो बड़ी परियोजनाओं के लिए बोली लगा सके। इस बीच भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर प्राथमिकता के आधार पर तेजी के साथ चरणबद्ध तरीके से तनाव घटाने पर जोर दे रहा है। दोनों पक्ष स्थिति से निपटने के लिए स्थापित सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से विचार विमर्श कर रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच मंगलवार को भी भारत के चुशुल में बातचीत हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव घटाने से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए शीर्ष सैन्य कमांडरों की ये तीसरी बैठक थी। सूत्रों ने बताया है कि द्विपक्षीय समझौते और सहमतियों के अनुसार एलएसी पर शांति और सद्भाव को सुनिश्चित करने और आपसी समझ से समाधान निकालने के लिए भविष्य में दोनों पक्षों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर और भी विचार विमर्श करने की संभावना है। मोदी सरकार के नेतृत्व में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति का हमेशा से पालन किया गया है। मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 में संशोधन किया। इस कानून के तहत पहले सिर्फ आतंकवादी संगठनों को ही प्रतिबंधित करने का प्रावधान था, लेकिन नए प्रावधान के तहत व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल यूएपीए एक्ट 1967 के अगस्त 2019 के नए नियमों के तहत 9 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है और उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनके नाम शामिल किए गए। इनमें वधवा सिंह बब्बर, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन के प्रमुख बब्बर खालसा इंटरनेशनल, लखबीर सिंह, पाकिस्तान स्थित प्रमुख आतंकवादी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, रंजीत सिंह, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन के प्रमुख खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, परमजीत सिंह, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख, भूपिंदर सिंह भिंडा, जर्मनी आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख सदस्य है। गुरमीत सिंह बग्गा, जर्मनी आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख सदस्य। गुरपतवंत सिंह पन्नून, संयुक्त राज्य अमेरिका गैर कानूनी एसोसिएशन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख सदस्य हैं। हरदीप सिंह निज्जर, कनाडा का प्रमुख खालिस्तान टाइगर फोर्स है। परमजीत सिंह, यूनाइटेड किंगडम स्थित प्रमुख आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की। ये सभी व्यक्ति सीमा पार से और विदेशी धरती से आतंकवाद के मामलों में शामिल हैं। देश में अस्थिर करने और खालिस्तान आंदोलन को दोबारा से शुरू करने और उसमें सहायता देने के लिए सभी लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं।
सरकार ने कहा है कि कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने पर वो खासा जोर दे रही है। केंद्र ने राज्यों से कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैंपेन मोड में टेस्टिंग के लिए प्रयास करें। सरकार ने ज्यादा मामले वाले इलाकों में शिविर स्थापित करने को भी कहा है। मोबाइल वैन के जरिए कोरोना नमूनों का संग्रह करें। सभी लक्षण वाले लोगों और उनके संपर्क वाले लोगों का नमूना लिया जाए। रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए नमूनों की जांच कराई जाए। सभी लैब अनिवार्य रूप से अपने डेटा को ICMR से शेयर करें, उनके साथ साझा करें। और अब बात वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत अभियान का चौथा चरण कल से शुरू होगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत 17 देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया 170 से अधिक उड़ानें संचालित करेगी। इसके अलावा इन लोगों को स्वदेश लाने के लिए इस अवधि के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस 134, इंडिगो 193, गो एयर 41 और स्पाइस जेट 8 उड़ानों का संचालन करेगी। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक करीब 700 उड़ानों के जरिए लगभग 1.5 लाख भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। इस बीच मुंबई में पुलिस ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुधवार से 15 जुलाई तक धारा 144 लगा दी है। इसके अनुसार कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के संचार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बहरहाल जरूरी सेवा से संबंधित लोगों या संस्था को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इनमें दूध, सब्जी, किराना, खान पान के सामान, दवाइयां, अस्पताल आदि सेवाएं शामिल हैं। इस बीच कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुंबई के पड़ोसी क्षेत्र की नगर परिषद ठाणे और मीरा भांडे इलाके में 10 दिनों की पूर्ण तालाबंदी घोषित कर दी गई है। मीरा रोड भांडे में 10 जुलाई तक तालाबंदी रहेगी। दूसरी ओर ठाणे नगर परिषद ने 12 तारीख तक तालाबंदी करने का फैसला किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।